हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। आई होप सभी दोस्त अच्छे होंगे और ये न्यू ईयर को और विंटर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, ये 11 जनवरी 2022 का डीएनए है, 11 जनवरी का, जो हम डेली न्यूज एनालिसिस लेके आते हैं आपके लिए। ये वो सारे क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत सारे दोस्त हमारे इसको देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 यानी कि 1988 किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। ये रिसेंटली आप समझ रहे होंगे कि किसके लिए और क्यों आया गया है। कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो पंजाब में जहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए एसपीजी के साथ उनको असुरक्षित महसूस कराया गया कि किया गया, वो थे ही असुरक्षित। थोड़ा सा उस बात पर ध्यान देना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को। उसके रिगार्डिंग ये रूल है, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988। तो हमारे जो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, ये इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। यानी कि जो पीएम और एक्स पीएम होते हैं, वो विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के दायरे में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, रिगार्डिंग दिस राइट आंसर। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद संसद द्वारा विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संघ के एक सशस्त्र बल की व्यवस्था करना था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद इसे सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले ये सिर्फ पीएम के लिए थी, अब उनके फैमिलीज मेंबर्स को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है विशेष सुरक्षा के तहत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसे दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिसंबर महीने का है, किसे घोषित किया गया दोस्तों। तो ये है एजाज पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इनकी एजाज पटेल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया दोस्तों। तो ये न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल को दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्हें भारत के मयंक अग्रवाल और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के साथ नॉमिनेट किया गया था, लेकिन बाजी बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज एजाज पटेल ने मार लिया दोस्तों। यानी कि एजाज पटेल को दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ मुंबई में खेले गए दूसरे टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का करिश्मा भी कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2022 से प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तो कब से किया दोस्तों, ये 26 दिसंबर, यानी कि डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से 26 दिसंबर से प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। इस दिन को 4 साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी के शहादत प्राप्त की थी दोस्तों। तो 26 दिसंबर इज वीर बाल दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अभी अमृत महोत्सव चलाया गया था स्वतंत्रता की 75 साल पूरे होने पर, तो ये राजस्थान से राष्ट्रध्वज, सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज कहाँ पर है, जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। देश की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान के जैसलमेर जिले में सेना और युद्ध संग्रहालय के पास पहाड़ी की चोटी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। 15 जनवरी से सेना दिवस पर 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा झंडा फहराया जाएगा, जिसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। यह झंडा खादी ग्रामोद्योग ने बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एमबी लिम्पक्स जो है वो दिव्यांग लोगों के लिए होती है, यानी कि जो हैंडी कैप टाइप से होते हैं, जिनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये दिव्यांग लोगों को बुलाता है एमबी लिम्पिक्स। ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है। ये पूछ रहा है किस क्षेत्र में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है दोस्तों। तो यह है कौशल प्रदर्शन में। ये स्किल्ड जो है, इस समय इंडिया वैसे भी स्किल्ड होने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो स्किल्ड जो लोग हैं उनके लिए ये एमबी लिम्पिक्स जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजना चलाई जाती है, यानी कि उनके कौशल प्रदर्शन। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इंडिया स्किल 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करती है। इस कार्यक्रम में एमबी लिम्पिक्स
दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा एक कौशल प्रदर्शन शामिल था। इंडिया स्किल्स 2021 ने 3 नए कौशल भी पेश किए हैं। नंबर 1 योग को लाया है इन्होंने, जूता बनाने की चमड़े का काम और परिधान बनाने की कपड़े का काम। तो ये इंडिया स्किल्स 2021 के 3 नए स्किल भी पेश किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हैदराबाद डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हो कि जो हैदराबाद डिक्लेरेशन है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, आप बता सकते हो। एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सबको समझाया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो हैदराबाद डिक्लेरेशन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ई गवर्नेंस है। आप देख रहे हैं अभी कि ई गवर्नेंस पर जो है 24वां राष्ट्र सम्मेलन हैदराबाद में यानी कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित हुआ है दोस्तों। तो डीएपीआरजी की बात करें यानी कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग या कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय और माइटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की थीम थी इंडियाज टिकट डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इस सम्मेलन ने सर्वसम्मति से हैदराबाद घोषणा को स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संजय झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें स्थित एक आर्द्र भूमि है यानी कि एक वेटलैंड है। तो संजय झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली में। संजय झील कहाँ पर है दोस्तों? यानी कि यूनियन टेरिटरी जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर है। ये एक वेटलैंड भी घोषित हो चुकी है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस यानी कि AWC की बात कर रहे हैं। NCR में 7 आर्द्र भूमि यानी कि 7 वेटलैंड है। नंबर 1 हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, नंबर 2 ग्रेटर नोएडा में धनौरी और सूरजपुर वेटलैंड, दिल्ली चिड़ियाघर और संजय झील नई दिल्ली में है। ओखला पक्षी अभयारण्य, नजफगढ़ झील और यमुना नदी में किया जा रहा है दोस्तों। इस जनगणना में संजय झील में केवल 13 प्रजातियां दर्ज की गई, जो 2019 से 2021 तक दर्ज की गई 70 प्रजातियों से नीचे हैं। भारत सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष नवरंग सैनी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? यह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो ये 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया दोस्तों। तो ऑप्शन कितना, बी इज राइट आंसर। यानी कि 3 महीने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अंतरिम अध्यक्ष हैं इनका नाम है नवरंग सैनी, जिनको 3 महीने के लिए नेक्स्ट कार्यक्रम इनका बढ़ा दिया है। तो भारत सरकार ने हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष आप देख सकते हैं 5 मार्च 2022 तक ये कार्य करेंगे। वे IBBI के पूर्णकालिक सदस्य हैं जो अक्टूबर 2021 में 3 महीने के लिए 13 जनवरी 2022 तक अपने मौजूदा कर्तव्यों के अलावा अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन से वे गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई? तो कौन से गोल्डन वे ग्लोब अवार्ड की घोषणा हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो है 79वें यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की हुई। हाल ही में लॉस एंजल्स के बेवरली हिल्टन होटल में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। साथ ही गोल्डन ग्लोब के ट्विटर पेज पर विनर्स की घोषणा की गई दोस्तों। एंड्रयू गॉरफील्ड की फिल्म टिक टिक बूम के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया दोस्तों। तो 79वें जो गोल्डन अवार्ड हैं उनका आप देख सकते हो किस किस को मिला है। तो 79वें जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं उनकी लिस्ट इस तरीके से है, ठीक है। जो ड्रामा मोशन पिक्चर में है वो है द पावर ऑफ द डॉग, और म्यूजिकल और कॉमेडी मोशन में वेस्ट साइड स्टोरी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा है, यानी कि उसका नाम क्या रखा गया? पहला स्वदेशी सर्वर है, ये इंडिजीनियस है यानी खुद इंडिया ने बनाया हुआ है, इसको इंडिजीनियस सर्विस है। इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में दिखकर आप बताइए क्या रखा गया। तो रुद्र, ए ऑप्शन इज राइट है, यानी कि रुद्र इसका नाम रखा गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें यानी माइटी की बात करें, उसके राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को देश के पहले स्वदेशी सर्वर रुद्रा यानी कि रुद्र लॉन्च किया है। इस सर्वर का इस्तेमाल एकल रूप से क्लासिक कॉमर्शियल सर्वर के साथ साथ बड़े सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाने के लिए किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहे हैं और आप अपनी रीच अब तक पहुंचा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए?
इसमें आप देख ही रहे हो, चीन जो है साउथ चाइना सी से लेके इंडो पैसिफिक में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे डिफेंस पार्टनर्स हो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या ट्रेड वगैरह जो भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो किसके साथ ऑस्ट्रेलिया अपनी रीच बढ़ा रहा है, तो ये है जापान के साथ, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि रक्षा समझौते में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ, वैसे तो 2007 में क्वेड भी बना हुआ है, क्वेड क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जिसको बोला जाता है, इसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं। उसी तरीके से एक ऑकस है, ऑकस भी बना हुआ है दोस्तों, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है, ये ऑकस भी बना हुआ है। ये भी एक तरीके का क्वाड जैसा ही क्या है, ग्रुप है दोस्तों। तो ये है ऑस्ट्रेलिया ने किसके साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये किए हैं जापान के साथ। तो चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के एयरबेस, बंदरगाहों, इनकी जो पोर्ट हैं, रसद यानी कि रिसीट वगैरह, और बुनियादी सुविधाओं जो फंडामेंटल एमिनिटीज़ हैं वहाँ तक उनकी गहरी पहुँच की अनुमति देता है। इस डील से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन, जो आर्मी वगैरह है, नेवी है, उनका पावर संतुलन को साधने में मदद मिलने की संभावना है। क्योंकि इंडो पैसिफिक की मैं अभी भी बात कर रहा था, वहाँ पर चीन बहुत तेज़ी से अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है दोस्तों। वो 9 डैश जो लाइन है साउथ चाइना सी में, वो भी उस पर अपना कब्जा बताता है। इधर आप देख सकते हो हांगकांग में भी अपना कब्जा उसको बताया हुआ है। ताइवान की तरफ ये बढ़ रहा है, तो चाइना का बहुत ज़्यादा आक्रामक जो नीति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र ने यानी कि सेंटर ने पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये थोड़ा होना चाहिए, इनोवेशन क्रिएशन जो ये होनी चाहिए। तो पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब आयोजित किया है, तो ये कब आयोजित किया दोस्तों, और ये 10 से 16 जनवरी तक चलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है 10 से 16 जनवरी तक चलने वाला है। ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है। केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने सोमवार को यानी कि 10 जनवरी 2022 को पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किया। उन्होंने इनोवेशन इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर से देश को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के टॉप 25 देशों में लाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भैया हम टॉप 25 में इंडिया को लेके आएंगे, क्योंकि हम स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। वहीं पीयूष गोयल जी ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2014 के 76वें स्थान से हम 2021 में कितने स्थान पर आ गए, 46वें। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, GII की बात करें, तो हम 2021 में 46वें स्थान पर हैं दोस्तों, ठीक है, 46वीं रैंक है इंडिया की। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज कॉल्ड AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये है उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो है उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, उनको चुना गया है, उर्जित पटेल को चुना गया। तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी को बीजिंग स्थित, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, AIIB का बीजिंग में, चाइना में, चाइना की जो राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है, उसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल जी। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य यानी कि फाउंडेशन मेंबर है। उर्जित पटेल 3 साल यानी कि 3 ईयर्स के लिए चुने गए। वहीं DJ पांडियन का स्थान लेंगे, और AIIB में भारत के पास चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है। अगर हम बात करें जो वीटो लगता है एक तरीके का कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, तो एक शेयर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो शेयर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, आफ्टर चाइना इंडिया के पास ज़्यादा है, यानी कि इंडिया जो है दूसरे नंबर पर है शेयर होल्डिंग कैपेसिटी में। अब समझो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रोवाइड कराती है। इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो एमिनिटीज़ हैं वहाँ, उसका निर्माण करना। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई, आप देख सकते हो। इसके अध्यक्ष जिन लुकुन है, जिन लुकुन इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष आप देख सकते हो कौन है, उर्जित पटेल। वर्तमान में बैंक के 104 मेंबर हैं, 104 सदस्य हैं, जिसमें दुनिया भर के 17 संभावित सदस्य शामिल हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर AIIB के बारे में, याद रखना चाहिए, समझना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली जन शताब्दी यानी कि पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। तो कहाँ से शुरू की गई है, असम के माध्यम से जोड़ा जाएगा ये। तो ये है मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। राज्यपुर कौन सा है, सॉरी, त्रिपुरा से किसको जोड़ा जाएगा, मणिपुर से। तो मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन
8 जनवरी 2022 को शुरू हुई और ये अगरतला से जिरीबाम के बीच चलाई जाएगी। अगरतला कहाँ पर है? ये अगरतला त्रिपुरा में है, इसकी राजधानी है। और जिरीबाम कहाँ पर है? ये मणिपुर में है दोस्तों। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के चलने से 300 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे के बजाय अब 6 घंटे में पूरी होगी। तो टाइम बचाना बहुत जरूरी है कि टाइम इज मनी और टाइम इज एवरीथिंग इन दैट सिनेरियो। आप देख सकते हो, ये देखो, ये ट्रेन लाइन है। मैं आपको मैप में समझा रहा हूँ। ये पहले तो नॉर्थ का मैप है, एक बार यहाँ समझो। आप ऊपर देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है जो ब्लू में है। उसके नीचे नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय और ये असम है। और ये आपका क्या है, क्या नाम है, असम। ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिक्किम, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया। इस तरीके से पूरा मैप है। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ये समझो। तो ट्रेन चली है ये त्रिपुरा से लेके मणिपुर तक, यानी कि ये त्रिपुरा है, अगरतला है, ये कैपिटल जो यहाँ पर दिख रहा है रेड, और ये है जिबराम, ये मणिपुर में है। तो त्रिपुरा से लेके कहाँ तक चली है ये चली है अगरतला से जिबराम तक दोस्तों, यानी कि त्रिपुरा टू मणिपुर। ठीक है, जनशताब्दी एक्सप्रेस 12 घंटे के बजाय 6 घंटे में पूरी करने वाली है। जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण डेज हैं, दिवस हैं, जो डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है, एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप समझिए। पहला है विश्व हिंदी दिवस, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को दोस्तों। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज 11 जनवरी का डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। हम उस क्वेश्चन तक अपनी रीच को रख रहे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा एंगेजमेंट मिले। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।